Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीराम है और मैं CA फाइनल AFM का फैकल्टी हूँ। तो आज ना हम ये एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। दिस इज़ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आपका चैप्टर 1 है ये। अभी पुरानी सिलेबस SFA में भी वही था और इसमें May 25 एग्जाम के बाद से देव एडेड सम कुछ नए छोटे छोटे मोटे चेंजेस किए थे। बड़े कुछ नहीं है बट एक आध छोटा सा चेंज हुआ है बस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं आई एम ए CA, CFA एंड ISB हैदराबाद ग्रेजुएट। मैं काफ़ी साल काम कर चुका हूँ। मैं एक्चुअली आई वर्कड इन BNP Paribas, आई वाज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। उसके बाद कोरोमंडल में था, एक फर्टिलाइजर कंपनी है, मैं उसमें हेड ऑफ ट्रेजरी था। मैं उसमें काफ़ी M&A रिलेटेड एक्टिविटी किया हूँ, इन्वेस्टर रिलेशंस में था। फिर आई वाज हैंडलिंग द करेंसी डेस्क, देन वी ऑल्सो हैड फंड रेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। लगभग कंपनी तब जब मैं था तो कंपनी $1-1.5 बिलियन की कंपनी थी। तो मेरे पूरे ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, लोन्स, एवरीथिंग वाज इन दैट रेंज ओनली। सब $1 बिलियन के आसपास थे। देन उसके बाद आई वाज द CFO ऑफ फलेंको। फलेंको एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है विच इज़ अ फर्नीचर रेंटल कंपनी, तो उसका CFO था। देन पिछले 7 साल से, करीबन 7 साल से मैं एक्चुअली OneFin का को फाउंडर हूँ। सूरज और शरद के साथ मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं अभी CA फाइनल AFM पढ़ाता हूँ और CFA लेवल 1 लेवल 2 भी पढ़ाता हूँ। करीबन 4000 स्टूडेंट्स के आसपास पढ़ाया मैंने और मेरा मेन इंटरेस्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमिक्स। इसीलिए AFM इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, जब मैं CA कर रहा था तब भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आज भी मैं जब वो पढ़ाता हूँ या CFA पढ़ाता हूँ, फाइनेंस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ मेरे बारे में। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक नए सिलेबस में भी, न्यू सिलेबस में भी इसका थियरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब May 24, November 24 में भी जो May 24, November 24 में एक्चुअली थियरी क्वेश्चंस कम थे, वो जो कम थे उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ख्याल से थियरी के लिए। और May 25 से इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पहले मैं बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ाता था, वो एक एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था। वो टॉपिक अभी इस चैप्टर में लाया गया है। जो पहले बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में था, वो टॉपिक अभी इसमें मूव किया गया है, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। ऐसा कुछ तीर मारने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सिंपल सा है, लेकिन जस्ट दैट अभी एक नया ऐड किया गया है। तो ऑब्वियसली उसमें से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए, अगले 1-2 अटेम्प्ट में तो जरूर आना चाहिए। वो मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा आगे। ठीक है, चलिए, तो अब शुरू करते हैं रिवीजन इसका। तो इसमें ना पहला ये जो रोल ऑफ CFO इन वैल्यू क्रिएशन जो चीज़ है, दिस वाज एडेड इन AFM न्यू सिलेबस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर उस नज़रिए से सोचोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम अ एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर गेटिंग अ 2 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो CFO क्योंकि मैं रह चुका हूँ एक छोटे से स्टार्टअप का और बड़े कंपनी में मैंने CFO के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, थोड़ा आइडिया है मुझे। एंड इसमें ना चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसिकली ये थिंग क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ ए CFO और एडवांस्ड रोल ऑफ ए CFO इन टुडेज डे एंड टाइम। एग्जैक्ट वर्डिंग में बताता हूँ आपको, व्हाट इज द एडवांस्ड रोल ऑफ ए CFO, एडवांस्ड रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। वो है एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जो अगर पूछना है तो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो उसके लिए जवाब क्या होगा, पहले यू हैव ट्रेडिशनल रोल एंड अभी जो आजकल चल रहा है वो मॉडर्न रोल है। ट्रेडिशनल रोल वाज हिस्टोरिकल, आप करीबन सोच सकते हैं समथिंग टिल लेट 2000s और अर्ली 2010-12, उस तब तक ये चल रहा था, हवा में काफ़ी था यही कि ट्रेडिशनल रोल ऑफ ए CFO वाज मोर ऑन फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फोकसिंग ऑन कंप्लायंसेस। प्लीज़ आप याद रखना, AFM जस्ट लाइक जो भी और सब्जेक्ट हो CA फाइनल में, इंस्टीट्यूट evaluates your theory questions based on keywords that you have। चाहे आपको बुलेट पॉइंट में लिखना पड़ेगा, बुलेट में कीवर्ड डालना पड़ेगा हेडर में, या फिर अगर टेक्स्ट में आपका जो भी 2-3 लाइन पैराग्राफ लिखोगे उसमें अगर कीवर्ड है तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं काफ़ी सारे पेपर्स देख चुका हूँ स्टूडेंट्स के जिसमें उन्होंने ढंग से लिखा है, लेकिन एवेल्युएटर 4 मार्क में से 2 मार्क देते हैं या 1 मार्क देते हैं। वो अभी इंस्टीट्यूट में तो री एवेल्युएशन या रिवैल्यूएशन का कोई अभी स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो
only way to ensure you get marks is write properly, cleanly, neatly in bullet points, and in the bullet points highlight, आपको अंडरलाइन करना है, डबल राइट करना है, जो भी करना है, हाईलाइट विथ स्पेसिफिकली द कीवर्ड्स. कीवर्ड भी जानना है और यू ऑल्सो नीड टू राइट द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो इसमें द ट्रेडिशनल रोल में जब आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द ट्रेडिशनल रोल वाज फोकस्ड ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. देयर वाज अ लॉट मोर फोकस ऑन कंप्लायंसेस एंड गवर्नेंस. मतलब आपका सेबी का जो कंप्लायंस है या फिर आरओसी का कंप्लायंस है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, देन इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस, जीएसटी कंप्लायंसेस, जो भी सीएफओ वाज ट्रेडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर ऑफ दैट. एंड मोर ऑफ बोर्ड मीटिंग रहेगा, बोर्ड मीटिंग में क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, दे विल डिसाइड ऑन प्रेजेंटेशंस. ये था पुराना रोल. ओके, और इट वाज व्हेन यू कम टू अकाउंटिंग साइड, इट वाज मोर फोकस्ड ऑन कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल, एथिक्स, rules, regulation, the way normal people see an accountant and auditor, right? Same thing what a CFA used to represent. That was a traditional role. But अभी क्या हो गया ना, modern role में the CFO is now more focused on strategic. Please note this word again, important word. एक स्टार वार लगा के आप याद रख लीजिएगा. Strategic decision making and operational decisions. He is focused not only on this. ऐसा नहीं कि इन सबको छोड़ दिया है. They have now somebody called financial controller who does a lot of work. बट फिर भी ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और ऑपरेटिंग डिसीजंस में उनका रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है. जो सीएफओ मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, बट जो भी है सीएफओ का रोल काफी अभी चेंज हो गया, एवॉल्व हो गया है. एंड व्हाट डज अ मॉडर्न डे सीएफओ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन. हाउ डू दे फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन? ये बाय डूइंग दिस 4 एक्टिविटीज. क्या है 4 एक्टिविटीज? पहला चीज है एस्टैब्लिश वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन. ये ना कोविड के बाद ये काफी हाईलाइट होने लगा है दैट सप्लाई चेन्स आर वेरी फ्रेजाइल. सप्लाई चेन क्या है? जब आप मटेरियल खरीदते हो तो जो मटेरियल आपके पास आता है, इट कम्स बाय समटाइम्स, अगर बड़े बड़े इफ यू आर इंपोर्टिंग फर्टिलाइजर और आयरन ओर और कोल और पेट्रोल और क्रूड और एनीथिंग लाइक दैट, वो आपको शिप विप से आएगा या मोस्टली इट कम्स बाय दैट. वेदर इफ इट इज लेट्स से डोमेस्टिक, देन यू हैव ट्रक्स वर्क से आएगा. तो दो सप्लाई चेन्स the focus of the CFO now is वो supply chain जो भी अपना है वो first of all are we assessing enough risks in that, and are we assessing whether the supply chain अपना जो भी route है material लेके आने का, वो route जो है whether it is the most financially viable and it balances the risk also. क्योंकि and इसीलिए मैं कोविड का एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम पे people have realized that everything can break. ओके, शिप बीच में रुक गए, दे ऑल स्टॉप्ड इन ओशन, ट्रेन्स नहीं थे, ट्रक्स कभी थे कभी नहीं थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस, काफ़ी बवाल मचा था. ठीक है, तो ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट टाइम. सो द सीएफओ का रोल आज क्या हो गया है? इट इज फोकस्ड फ्रॉम अ वैल्यू एडिशन परस्पेक्टिव, evaluate even that elements of supply chain, whether they are financially viable, whether we have taken enough risk also into account. अगर सोचिए मैं I will pay 1 rupee extra but I am assured of my supply chain, then probably you should evaluate. अगर आपका सोचिए आपका contribution margin is very nice, okay, 60% contribution margin है, and for by paying extra 1%, you are assured of no disruption in supply chain, then a CFO should take that call. He should push. ऐसा नहीं है कि नहीं वो 1 रुपए ज्यादा हो रहा है, I still want to go with the cheapest option. नहीं, that is looking at it purely from an accounting perspective, right, or accountant's perspective. But here you are looking at it from an organization perspective, where you are looking at strategic viability of a supply chain. So even if it probably costs you something extra, if you are having, अगर आपके पास एक सप्लाई चेन सिक्योर रूट हो, then you may want to choose that, right? That is one. Establish financial viability of a supply chain. Then oversee risk management framework. यही बता रहा था मैं कि you have to evaluate the overall risks in the company. It is not just about looking at financial risk, internal controls हो या फिर don't look purely from an accounting risk or auditing risk की material misstatement हो गया and all that. वो एक साइड है, वो भी है, that is also part. But then there are also parts of risk management which are very important, which are like आपके जैसे when I was in Coromandel, I used to present to the risk management committee of the board. बोर्ड का एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग होता था, उसमें I used to go and present along with my team and the CFO and CEO. तो where there we used to, and I used to report to the CFO, right?
we used to report on because we had a very large currency exposure, interest rate exposure, and liquidity exposure. We used to be very careful about what is the current situation of liquidity. आज का liquidity का क्या हाल है? मतलब अगर if what are the payments upcoming, for that have we arranged funding? Can we postpone how many of those payments and all that? Same way currency का भी. What is the open exposure? कितना crystallize हो गया? Future imports क्या हैं? उसमें से मुझे क्या impact होगा? What is my ability to pass on increase in raw material prices to my end customer, whether there is a price cap on my final product, वो सब actually evaluate होता था. So we used to present largely on what are the risks from a currency perspective, interest rate perspective, and liquidity perspective. So a CFO is not only supposed to look at normal your अपना जो auditing में risks what we talk of, वो नहीं, but even these aspects, and also an organization wide risks. That is organization wide risk मतलब, let's say you have a plant में there is an environmental issue, let's say there is a higher pollution control board has come and said something कि आपका बहुत ज़्यादा smoke जो है it is not meeting the standards. So that is also a risk for the organization. So you are not directly, CFO is not directly, अरे CFO थोड़ी जाके वहाँ पे चिमनी में measure करेगा, वो नहीं होगा. But what will happen is when you look at an organization wide risk, you will evaluate कि this is the risk that I face, environmental risk ये है, this is the liquidity risk, this is the currency risk, this is the risks that I face with respect to disruption due to some kind of union activity. Right? You try and consolidate all risks and present to the board. When that happens, CFO has a very large role to play. Right? So you oversee the risk management framework. जो भी आपका risk management का जो भी framework बनाया होगा organization ने, उसको you oversee. Obviously CEO is responsible and CEO reports to the board. वो सब है. But from a management perspective, I as a treasury head used to give it to him, to the CFO, the whatever the risk. Same way the internal audit team, we also used to call them as management audit, and they were responsible to certain extent about the risk for the company. So they also used to present to the risk management committee, and CFO had to answer there. So CFO also had a view on overall risks within the organization, right? ये हुआ दूसरा. Then explore sustainability financing. अभी ना ये बहुत जोर पकड़ चुका है. तो today this day and age ना जो बोलते हैं कि this generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta भी आ गया, right? This generation is far most focused on climate change and sustainability. You will be actually learning something called ESG, right? In business valuation chapter, environment, social, and governance. Abhi, in fact, you would have seen even in corporate law, or probably even in some parts of FR, you would have seen when you have these reporting requirements in the annual report. You also, there has to be a ESG compliance, right, for listed companies specifically, right? So that has gained a lot of acceptance across the world, not only in India but across the world, right? ESG is now the domain, right? Some people are skeptics, saying कि यार skeptic. Some people, कुछ लोग मानते नहीं हैं कि यार ये क्या झोल चल रहा है. But that is what is right now relevant and prevalent in the world. मतलब अभी चल रहा है वो. तो for organizations that have let's say ability to raise financing through sustainable financing routes, मतलब सोचिए आपका एक power plant है which has a solar plant. Now if you are having solar panels huge, Gujarat में है ना Adani का, there are huge solar panels and all that, right? Solar park is what they call. In those parks and all, they actually get carbon credits. So for such kind of a company, for such kind of solar parks, right, they are generating electricity from sunlight. Those people can actually get financing, raise financing at far cheaper rate. Okay, same way, सोचिए there is a company, NTPC का लेते हैं example. NTPC is a large manufacturer, National Thermal Power Corporation, right? So they manufacture or they generate electricity using coal, largely coal. They have one or two gas plants also. Now, सोचिए if obviously they are not a company which is eco-friendly, right? Because coal and gas, they generate a lot of air pollution. But let us say they put up some kind of solar plant or a hydro plant. Then क्या होगा? They can actually raise financing for those plants independently at much cheaper rate. So as a CFO, you should evaluate whether you can raise any money for any of your projects through the sustainable financing route, because it is far cheaper. Most of there are specific investors. Abhi US and Europe mein, where there is a lot of FIs investing happening, or a lot of large pension funds who invest, they all have separate budget or separate amount of money earmarked
for sustainability financing. So you can, or even World Bank has some money like that. So you can raise, अभी मार्केट में लोन उठाने जाओगे तो 7-8% रहेगा शायद, या फिर 10% रहेगा. सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में 4% में मिलेगा. राइट, सो दिस इज पॉसिबल एंड आई एम गिविंग एन एग्जांपल. 4 मतलब 4 नहीं यार, होगा 5 होगा 6 होगा, बट इट इज मच लोअर देन योर नॉर्मल फाइनेंसिंग रूट. राइट, सो CFOs आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर ऑन दैट. देन एवेल्युएट M&A. ये बहुत big area है, because M&A is something that most of the corporates are now doing, because what you cannot grow organically मतलब अपने आप से जो grow नहीं कर सकते हो by growing your volumes, by increasing your plant capacity and all that, you can acquire businesses and grow, especially in startup arena. Acquisitions are happening left, right and center. So a CFO is expected to evaluate these M&A. He is expected to lead those M&A. He is expected to get the entire process through, because CFO, एक आदमी और औरत जो भी है, whoever is the CFO, they have very clear bird's eye view of the entire business of the company. CEO also has, but CFO has it from a number perspective. तो आप जब M&A करोगे तो at what price should you value the acquisition? Once the acquisition comes in, let's say the target comes in and you integrate the business, what are the synergies? Synergy मतलब cost reduction, increase in new markets or increase in volume, जो भी होगा. A CFO is far easily able to decide it from a numerical perspective or evaluate it from a numerical perspective, right? तो क्या होगा? CFO is best placed to evaluate all mergers and acquisition transaction and actively participate. Right, not only evaluate, actively participate. कि मतलब आप आओगे तो ये करेंगे. Not only from a regulation perspective, because I have been part of bunch of M&As along with the CFO. There is a lot of regulatory activity, especially for a listed company. मतलब आपका you'll have compliances of SEBI, you'll have compliances of ROC, sometime income tax, फिर RBI, पता नहीं किस का compliance रहेगा. That is one part. उसके अलावा from a business perspective, a CFO is also expected to take a very important role in evaluating that business and seeing that business combined with our business, और दोनों का once we integrate both business, how will they look, right? Whether it is good, bad, ugly, जो भी है, right? So that these four are the areas that modern day CFOs focus on. Value creation, they generate or they create value by focusing on these areas. राइट, सो मैं इस पे ना दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका हूं. द रीजन ऑल्सो वेरी सिंपल, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन समवेयर इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स. ठीक है, नाउ ये होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इस चैप्टर में है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस. सो दिस कम्स अंडर स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग decision making framework. Strategic financial decision making. Strategic financial decision making framework. If they ask you a question on this, the answer you have to give will be few lines of theory and of course इसके बारे में बताना पड़ेगा. What are these lines of theory? An organization is primarily focused on its goal is maximization of wealth of the shareholders. Okay, उस पे it is not only shareholder wealth maximization, you basically achieve the shareholder wealth maximization by doing certain things, which are you have these financing decisions, investing decisions and dividend decisions. अब उसके बारे में in 5 minutes we will learn about it. So वो क्या है, if you are focused on these decisions because your goal is to maximize the wealth of the shareholder, you have to take these decisions such a way that जो भी लिमिटेड कैपिटल आपके पास है, द कैपिटल एलोकेशन फंक्शन एंड इन मेकिंग चूजिंग वेयर टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट and then getting returns on the projects and then either growing the company or sharing that wealth with the shareholder is basically the end goal. Okay, the strategic financial decision making framework encompasses means includes all of that, right? So there are 3 fundamental elements of a business, of any business, right, or a good business. These are clear strategy. What is your strategy? And please note, strategy is a long term oriented decision. It is short term जो होता है उसको tactical कहते हैं. Strategy is about long term. So what is your strategy as an organization? What do you want to do? What do you want to achieve? Where do you want to reach? आपका क्या goal है? What is your mission? It is a slightly longer tenure, 3 साल, 5 साल, 6 साल. Okay. Then do you have adequate financial resources to meet your strategy? As we move forward, I will, you will be expanding on this, because these topics are dealt in greater depth in the subsequent question. But if a question is asked, what is strategic financial decision making framework, or what are the 3 essential elements of business, then you're going to, तब आप इसके बारे में लिखोगे, right? Clear strategy, then having financial resources to, and basically means to achieve those aims of the strategy. And not only financial resources, आपके पास right team भी होना चाहिए. मतलब if you don't have right talent,
बिना टैलेंट के कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में. इट इज ह्यूमन बीइंग्स, right framework, right mindset, right talent who make it possible to achieve your goals stated out in your strategy. Of course, they need resources, financial resources. ये तीनों अगर सही सेट हो गए ना, then your fundamentals of business are very very strong. ठीक है. This is now again you are supposed to communicate, use this language, clear strategy, financial resources, right management. I have purposely focused. जानबूझ के I have highlighted only the keywords. I am explaining things, using the keywords so that आपको याद रहे कि क्या लिखना है. ठीक है. So you need a clear strategy, financial resources to back it, and right management to execute it. These are the three fundamentals of any business or good business. Right. Then उसके बाद, right, what is this strategic financial management, SFM? पुराने सिलेबस का नाम भी वही था, बट पुराने सिलेबस में सब्जेक्ट का नाम भी वही था, बट SFM actually refers to strategic financial management. What is this strategic financial management? It is basically integrated approach. Okay, integrated approach applying financial management techniques. आप लोगों ने CA इंटर में financial management एक सब्जेक्ट था, full subject, whatever the paper number is. You have gone through that subject. ठीक है. So what do you study in that? You study in that investment decision, ratio analysis, in dividend decision, financing decision, capital structure, leverages, सब पढ़ा है हमने. ठीक है. So those whatever you have studied there, right? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी टेक्निक्स थे, दैट यू हैव टू अप्लाई इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? विल डिस्कस. टू अचीव डिसीजन मेकर्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब स्ट्रैटेजी जो होता है वो ऊपर से सेट होके आता है. मतलब योर बोर्ड, कॉर्पोरेट लेवल सेट्स द स्ट्रैटेजी. वो उन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी सेट किया है, उन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी का पाथ लेआउट किया है, दैट बेसिकली मीन्स आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होंगे. उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यू विल बेसिकली आपका कुछ तो प्लांट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ पैसा वापस दोगे, कुछ लोन उठाओगे मार्केट से, जो भी हो, राइट. यू विल हैव टू डू दोस थिंग्स टू अचीव अ सर्टेन ग्रोथ इन द कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, साइज, वॉल्यूम, वैल्यू, व्हाटएवर, राइट. जब आपको वो करना पड़ेगा, यू विल यूज financial management techniques combining with those goals whatever you have. So basically whatever are the objective, decision maker के जो भी objective हैं, you will achieve them by applying financial management techniques. That is strategic financial management. और इस strategic financial management में how does it work? It is linked with accounting but with different focus. मतलब accounting is a backward looking function, right? It combines accounting which is a backward looking function. मतलब accountants only record ना, वो थोड़ी they're not decision makers. Your CFO may have some decision making abilities with respect to the business, but accountants don't have that. But accounting, when you do accounting, you get data. The data reveals a lot. मतलब it gives you insight. वो डेटा देख के आपको पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, रेशियोज क्या है, वर्किंग कैपिटल कहाँ अटका हुआ है, एंड ऑल दैट. सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बट व्हाट इज द उस सब का ऑरिजिन क्या है, वो सब वेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप रेशियो देखते हो कहां से आता है, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आता है. सो अकाउंटिंग इज अगेन पास्ट हिस्ट्री, इट इज नॉट फ्यूचर. आप फ्यूचर का थोड़ी अकाउंटिंग करते बैठोगे, कुछ ट्रांजैक्शन जो हुआ उसके बाद अकाउंटिंग आता है ना. तो अकाउंटिंग इज backward looking function. You combine that with financial management which is a forward looking function, and you allocate scarce capital resources. Basically it involves, मतलब आप strategic financial management जो मैं पहले बता रहा था कि आपका जो investment decision होगा, you cannot randomly invest anything money, चलो एक प्रोजेक्ट आ गया पैसे फेंको, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. So you take decisions on investment because you have limited money. उस मनी को आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका मैक्सिमम रिटर्न आएगा. दैट इज हाउ यू विल चूज, करेक्ट. यू हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एंड आप लोगों ने पढ़ा भी है इंटर में कि योर हाउ डू एवेल्युएट प्रोजेक्ट, एनपीवी होगा, आईआरआर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा, एमआईआरआर होगा, देयर आर वेराइटीज ऑफ वेज, राइट. सो इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपिटल रिसोर्सेज. देन इट फोकस इज ऑन स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू. ऐसा नहीं होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. इट हैज टू एड मैक्सिमम वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स, राइट, और द ऑर्गेनाइजेशन पर से, राइट. ऑर्गेनाइजेशन को इट हैज टू एड मैक्सिमम वैल्यू. कैसे होगा? सेम एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऑल दोज यू यूज एंड सी विच वन एड्स मैक्सिमम वैल्यू टू द कंपनी. ठीक है. फिर इट इंक्लूड्स इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द चोजन स्ट्रेटजी. मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये नहीं है. सो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले तो अकाउंटिंग नहीं है. It combines accounting with financial management where you are evaluating a project, taking a decision on investing in a project. उसके बाद, ओके, उसके बाद वो सब करने के बाद भी इन्वेस्ट करने से काम खत्म नहीं हुआ है. उसको you have to follow up. आपको देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट ढंग से चल रहा है,
एंड आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम उसने स्क्रू लगाया, नट लगाया, प्लांट बिल्ड किया, वो नहीं. इज इट प्रोग्रेसिंग एज पर शेड्यूल? मतलब ढंग से जा रहा है? अगर इफ इट इज नॉट गोइंग, व्हाट आर द मिस्टेक्स, व्हाट वेंट रॉन्ग इन अवर ओरिजिनल प्लान? Okay, what can we change? What can we improve? How do we control? What are the processes? What are the internal controls for ensuring that the project is going in line with the plan? Why is that important? अरे यार, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था इसका कुछ तो IRR है. अगर बाद में IRR नहीं निकला तो whom will it hit? Your shareholders. Your CFO is focused on shareholder wealth maximization also, no? So that is why your strategic financial management involves not only allocation of capital but also focus on strategies to maximize the value and includes implementation and monitoring of the chosen strategy. You have to use all these keywords. Keyword इस्तेमाल करोगे मार्क मिलेगा भाई साहब, नहीं यूज करोगे नहीं मिलेगा. It is very clear. I have seen enough papers that is very very clear. ठीक है, this so ये हुआ strategic financial management. जब इस strategic financial management में what are the functions of SFM, that is इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस एक सेट है, बट हाउ डज दैट वर्क? सो ये पढ़ते हैं. SFM इज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान. कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? अ लॉन्ग टर्म 5-year प्लान, 3-year प्लान, राइट? इट कंबाइंस इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस फॉर अटेनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, राइट? सो इट इज आपका जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो कैसे करोगे, और जो फाइनेंस कर रहे हो मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ से पैसा उठा रहे हो. इट कंबाइंस दोज टू, राइट? नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ SFM करके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको ये 5 लिखने पड़ेंगे. SSMs ये एक नेमोनिक है. नेमोनिक इज MNE, नेमोनिक. इजी वे टू रिमेंबर समथिंग, राइट? आई एम श्योर यू ऑल नो, राइट? तो अभी इसमें क्या होगा? SSMs ये व्हाट आर दीज 5 फंक्शंस ऑफ SFM? You search for investment opportunities. मतलब you're constantly looking. मेरे पास what new investment should I do so that my company scales, right? Select the best profitable opportunity. उन सब investments में whichever are the various opportunities that are available, which one is the best? मुझे कौन सा choose करके I have to implement it in my organization ताकि मेरा organization पे it maximizes the shareholder value, right? Determine and make optimal mix of funds. Once I have decided, एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए पैसे कैसे लाऊंगा, कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, मेरा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. आप लोगों ने पूरा पढ़ा था ना इंटर में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस करके, व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो सब पढ़ा था ना. तो यू डिटरमाइन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स फॉर दिस प्रोजेक्ट. फिर एस्टैब्लिश एंड यूज सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो पहले हमने डिस्कस किया था. मतलब यू नॉट ओनली आर bothered about raising money and investing that money in the project, also do monitoring. Have controls. पैसा कैसे खर्च हो रहा है? Is it going as per plan? If it is not going as per plan, what are the issues? What are the learnings so that I can actually implement in subsequent project? मतलब analyze the results for future decision making. जो भी आपका प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हुआ है, from that you have learnings and use that, take that feedback for future decision making. Again, यहाँ पे भी मैंने keywords highlight किया है. Search, select, optimal mix, controls and analyze results. ये 5 अगर आप ढंग से लिखोगे तो मार्क आएंगे. एंड यहाँ पे फोकस किस पे है? फोकस इज ऑन एलोकेटिंग लिमिटेड फंड्स बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजर्स. ये हमेशा जिंदगी में, हर किसी के जिंदगी में यही प्रॉब्लम है. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड फंड्स, बट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गुड, बट आपके पास सिर्फ 100 करोड़ है. वो 100 करोड़ को आप किस प्रोजेक्ट में डालोगे ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दैट इज वन. एंड इस स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में व्हाट आर द की डिसीजंस? What are the key decisions? Again, see, आपको अगर ये 8 मार्क का पूछा है तो ये सब राम कहानी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर नहीं, बट इफ दे आस्क इंडिविजुअल पीसेस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ SFM पूछेंगे तो ये लिखना पड़ेगा. व्हाट आर द की डिसीजंस इन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी तो ये लिखना पड़ेगा. व्हाट आर द की डिसीजंस? एंड ये एक्चुअली आया हुआ है, वेरी रिसेंटली कोई एग्जाम में आया हुआ है. देयर आर 4 की डिसीजंस: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो. 4 चीज है इसमें, उसमें 3 आपने ऑलरेडी पढ़ा है. आप पढ़ चुके हो. किस में पढ़ चुके हो? CF इंटर में ही पढ़ चुके हो. क्या है वो? फाइनेंसिंग, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इक्विटी और डेट. ओके, कौन सा लोगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वैक क्या होगा, ऑल दैट. फिर इन्वेस्टमेंट, दैट इज कितना पैसा किस में डालना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में डालना है तो कितना पैसा डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना है. बेसिकली इन्वेस्टमेंट, यू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है? फिर आया डिविडेंडेशन. पैसे डालने के बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को मैं क्या करूं? डू आई री इन्वेस्ट और डू आई डिस्ट्रीब्यूट? आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन वाज अ चैप्टर इन FM, right? So whether you are going to distribute it back to the shareholder or whether you are going to reinvest in new projects, because new projects give you more return. That is one very very important decision that you have to take. And चौथा जो decision है that है portfolio वाला decision. इसमें आप क्या कर रहे हो?
या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अभी एक चैप्टर है, अभी नेक्स्ट 6th और 7th चैप्टर जो भी है अपना AFM में, यू आर एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एन ओवरऑल पोर्टफोलियो अप्रोच। तो आपका ना एक डिसीजन जो होता है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन NPV ARR। मैं पहले भी बोल चुका हूं, यू ऑल्सो, वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के बारे में बता रहा था ना कि रिस्क विस्क रहेगा, उसी तरह व्हेन यू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, यू डोंट लुक एट इट फ्रॉम जस्ट वो उस प्रोजेक्ट में मुझे NPV ARR कितना मिल रहा है, यू लुक एट दैट, बट यू ऑल्सो एड एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हो उसके ऊपर, और एक दो लेयर ऐड करते हो। क्या कौन से लेयर होते हैं वो? यू सी कि इस प्रोजेक्ट से ऑन एन ओवरऑल बेसिस मेरे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सोचे यू इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट और आपको वो 15% IRR दे रहा है, ठीक है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन अनदर प्रोजेक्ट विच इज गिविंग 14% IRR, ठीक है। आपने 15 वाला चूज किया, 14 वाला स्ट्राइक ऑफ कर दिया, बट अगर आप वो 14 वाला प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, यू कैन प्रोबेबली यूटिलाइज इट 15% बेटर, और जो भी आपका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है दैट इज गिविंग यू अ 16% IRR। तो मतलब बिकॉज ऑफ दिस 14 यू आर इंप्रूविंग हियर इन सम अदर प्रोजेक्ट, समथिंग एल्स इज हैपनिंग, या फिर वो 14 में एक बाय प्रोडक्ट आ रहा है विच यू कैन यूज इन द मेन प्रोजेक्ट विच इज इंप्रूविंग योर मार्जिन हियर, राइट। तो यू हैव सीन, मेरे ख्याल से आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी किए होंगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर या इन्वेस्टमेंटेशन चैप्टर में, वेयर द फोकस इज नॉट ट्राइंग टू लुक एट द प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, बट लुक एट इट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। पूरे कंपनी के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में इफ यू एडेड whether it is making sense from a company perspective, whether it is giving you, reducing your risk, whether it is improving the overall return of the company. So always think at it from an overall perspective, don't think of it from an individual project perspective. Individual project is essential, but uske baad it has to be evaluated with that along additional layer of overall company return, overall company ka risk, theek hai? That is what they mean by portfolio approach to decision making on investment decisions, theek hai? ये हुआ। Then उसके बाद मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होगा, बोर्ड बनाती है, दूर का विजन है एंड ऑल। सो वी आर नाउ लुकिंग एट हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी, और व्हाट इज द हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी और व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पहले आ भी चुका है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इज एट 3 लेवल्स। एक होता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विच इज लॉन्ग टर्म, फोकस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड इट इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर। मतलब when I say senior management, it is board, CFO, CEO and all that. So जब मैं कंपनी में था तो we used to make a long term strategic plan. So every year एक बनता था, अगले 3 साल में हम क्या करेंगे, okay, we will grow by 2 times, we'll grow by 3 times, इतना capacity add करेंगे, EPS इतना बनाएंगे, revenue इतना बनाएंगे, volume इतना बनाएंगे, things like that, right? So that is the focus of the board and your senior management, right? It is long term in nature, strategic, राइट। फिर होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ये होता है सेकंड लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल, बेसिकली SBU हेड लेवल। SBU क्या होता है, यू वुड हैव स्टडीड इन SM इन CA इंटर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था ना, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, राइट, और सेपरेट बिजनेस यूनिट, राइट। सो BU लेवल स्ट्रेटजी मतलब यू हैव अ सेपरेट डिवीजन, उस डिवीजन का how do you achieve numbers so that you contribute to the main strategy, matlab you achieve things here so that you are achieving the overall strategic goals of the company और corporate level strategic goals. So ये intermediate term मतलब ये अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए क्या करोगे। Focus is on middle management, मतलब SBU heads उनके नीचे 1-2 लोग रहेंगे and CEO CFO always involved, right? And it is tactical मतलब short term in nature. So जो there is Indian cricket team है, उनको वर्ल्ड कप जीतना है, so what all will they do to win the world cup is strategy। मतलब टीम में 4 बॉलर रहेंगे, एक ऑलराउंडर रहेगा, एक कीपर रहेगा, एक स्टार बैट्समैन रहेंगे, दैट इज अ स्ट्रेटेजी, राइट। मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे क्या टीम बनाना चाहिए, अगले 3 साल के बाद मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो आज मुझे क्या करना है, दैट इज स्ट्रेटेजी। फिर टैक्टिक इज एक मैच में, इस मैच में मुझे क्या करना है ताकि ये मैच में जीत सकूं, दैट इज शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म यू कैन से, एंड दैट इज अ टैक्टिक। Whereas when you come to functional क्या होता है, इस मैच में मुझे जीतना है, बट मुझे इस ओवर में क्या करना है, इस ओवर में मुझे 4 क्विक सिंगल लेने हैं, एक चौका मारना है, चक्का मारना है, जो भी है, दैट इज एन ऑपरेशनल डिसीजन। सो इट इज ऑफ द फंक्शनल, इट इज डिसीजंस आर टेकन एट फंक्शनल लेवल, मतलब बैट्समैन क्या करेगा, बॉलर क्या करेगा, इन ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव क्या होगा, व्हाट डज अ फैक्ट्री मैनेजर डू, और व्हाट डज अ फैक्ट्री सुपरवाइजर डू, और व्हाट डज अ फैक्ट्री वर्कर डू,
एंड इट इज वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब आज के लिए क्या करना है मुझे बस, एंड फोकस इज ऑपरेशनल, मतलब मुझे मशीन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस मशीन में क्या करना है मुझे, सो दैट आई अचीव टुडेज टारगेट, सो दैट दिस वीक्स टारगेट्स आर अचीव, सो दैट मेरे मंथ का टारगेट अचीव हो जाए, और सो दैट माई क्वार्टर टारगेट इज अचीव, सो दैट माई लॉन्ग टर्म विजन में आई एम देयर ऑन द राइट पाथ फ्रॉम माई टारगेट्स परस्पेक्टिव, राइट। नाउ ये फोकस ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली 3 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हेल्प्स यू आंसर 3 क्वेश्चंस व्हिच आर suitability, feasibility and acceptability, whether the strategy is suitable, मतलब whether the strategy would work for the accomplishment of the common objective of the company, मतलब जो भी हमने आसमान में स्ट्रेटजी बनाया ना, हवा में बनाया, वो हवा में है या एक्चुअली इट इज इंप्लीमेंटेबल, right, whether it is suitable, whether it is suitable for this particular organization, this particular setup, this particular point of time, whether it is work for the accomplishment of common objective, okay, that is first. फिर feasibility determines the kind and number of resources required to formulate and implement, मतलब ठीक है बना दिया स्ट्रैटेजी, पैसा कितना चाहिए, how much money do you require, do you have enough people, do you have enough, आपको प्लांट बनाना है, लैंड है क्या पहले, ओके, सो दो उस टाइप के डिसीजन जो हैं, उस टाइप का क्वेश्चन जो है, द स्ट्रैटेजी शुड आंसर नॉट ओनली वेदर इट इज सूटेबल फॉर दिस कंपनी, वेदर इट इज फीजिबल फॉर दिस कंपनी, एंड देन एक्सेप्टेबल, इट इज कंसर्न विद स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मतलब मैं आई एम इंप्लीमेंटिंग ए स्ट्रैटेजी, विल माई शेयर होल्डर्स बी हैप्पी, विल माई सप्लायर्स बी हैप्पी, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सोचिए हिंदुस्तान लीवर कैसे, हाउ डज इट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, हाउ डू HUL, हाउ डू दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स, दे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू योर सुपरमार्केट, देन दे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू योर किराना स्टोर, देन दे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू ऑनलाइन चेन्स, ग्रोसरीज, वेप्टो सब, राइट. Let's say they say we are going to stop all the sales by online portals, we will have our own portal. So whether it is even acceptable to your partners, your distribution partners, will they agree, or will you say nahin I will not set up a supermarket, I will set up my own supermarket, I will not go through किसी और का supermarket, खुद का बनाता हूँ, right. So whether they will accept, because they are very big stakeholders in your business. सोचो आप बोलोगे कि मैं खुद का सुपरमार्केट लगाने चलता हूं, तो एग्जिस्टिंग सुपरमार्केट वाले बोलेंगे अच्छा टाटा बाय बाय, वी विल स्टॉप सेलिंग योर स्टॉक, ओ यू विल बिल्ड योर, हमें साइड में रखोगे स्टेपनी की तरह, और आप अपना खुद का बिजनेस बढ़ाओगे थ्रू योर ओन सुपरमार्केट, तो हम तब तक हम काम क्यों करें, चलो हम आपके प्रोडक्ट बेचते ही नहीं. So in fact, HUL में whenever they went deep into supermarkets, no, your retailers fought back. HUL, Britannia, they've all faced these kind of problems. Okay, so it is real, very real. ठीक है, your corporate level strategy actually answers these 3 questions on suitability, feasibility and acceptability. फिर आता है अपना business level strategy. What is the focus of business level strategy? Practical coordination with operational units. मतलब SBU is focused on intermediate targets, right? So they have to focus with ये factory को ये करना था, इसने किया नहीं किया, इसको ये achieve करना था, इसने किया या नहीं किया, right? Supervision of units, obviously they're supervising the units. फिर meet the deadlines and targets set by the corporate level in developing and sustaining products and services. They are focused on achieving the target set by the board. तो ये जो BU लेवल के होते हैं, the SBU heads, they are focused, because they have to answer. कल जब बोर्ड मीटिंग होने वाला है, तो बोर्ड मीटिंग में पूछेंगे डायरेक्टर, क्यों भाई साहब आपने बोला था कुछ अचीव करोगे, क्या है 3 साल में इतना अचीव होना है, 6 महीने में तो पूरा उल्टा हो गया. So these guys, SBU heads जो हैं, they have to answer the board members, right? So they are focused on deadlines and targets so that they can achieve the targets set by their superiors, which is basically the board. And then functional strategy क्या होता है, ground level, right? Execution of BU level, मतलब आपका जो भी SBU head है वो जो बोलेंगे, जो भी SBU head है, जो भी आपका SBU head बोलेंगे, उसको आपको implement करना पड़ेगा, right? Then functional units provide inputs to business unit level, corporate strategy level, and customer response of resources and capabilities. मतलब जो भी फीडबैक आता है कस्टमर से, राइट, दैट ओनली योर फीट ऑन द ग्राउंड, दैट इज आपका सेल्स हो, आपका प्रोडक्शन हो, आपका, बिकॉज क्वालिटी इज नोन बाय योर प्रोडक्शन टीम, सेल्स कस्टमर फीडबैक इज नोन बाय योर सेल्स टीम, राइट. वो फीडबैक दे हैव टू पास ऑन, वो दे हैव टू मूव इट अप द चेन फ्रॉम फंक्शनल टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉर्पोरेट. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट योर ऑपरेटिंग टीम्स डू. उसको यू कैनॉट, आपको उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एंड हायर लेवल स्ट्रेटजीज कैन बी बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स. इस इनपुट के बिना अगर आप आइसोलेशन में बैठ के अपना स्ट्रेटजी बनाओगे ना,
तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, बिकॉज द ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करने वालों को भी दे नीड टू, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू इंप्लीमेट। आप थोड़ी इंप्लीमेंट करोगे बोर्ड मीटिंग में बैठ के बस बोल दिए, कौन इंप्लीमेंट करने वाला है? आपका ग्राउंड, फीट ऑन द ग्राउंड। तो यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम फीट ऑफ द ग्राउंड एंड देन मेक चेंजेस टू द स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम दैट। ठीक है, ये हुआ, दीज आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों फिर अभी नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स, ओके, एंड व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये दोनों मिले हुए हैं एक्चुअली, ये दोनों क्वेश्चंस। सो फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इज बेसिकली, हम जब कोई रिटायरमेंट का प्लान करता होगा तो वो लोग अपने एसेट्स क्या हैं, अपने फ्यूचर में लाइबिलिटीज़ क्या हैं, मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, मुझे कितना पैसा जुटाना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे अलग सा रखना पड़ेगा, बच्चे की शादी है, फिर मुझे घर खरीदना है, जो भी हो। जब आप प्लानिंग करते हो वो इंडिविजुअल का जब आप प्लानिंग करते हो तो पैसे का हिसाब है बेसिकली। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है मैक्सिमाइज स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो कैपिटल और कैश। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, तब 3 things are important. These 3 things together make financial planning, which is maximize the scarce financial resources. जो भी कैपिटल लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, स्केर्स है, उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए और उसका मैक्सिमम अमाउंट चाहिए अपने को, राइट? और उस पैसे को लेके जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो या जो भी डिसीजन लेते हो या डिविडेंड का डिसीजन लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, यू यूज फाइनेंशियल टूल्स। मतलब आप ऐसे ही हवा में नहीं डिसाइड करते हो, गोल है आपका मैक्सिमाइज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड यू विल डू दैट यूजिंग फाइनेंशियल टूल्स। That you'll basically use financial tools for all decision making purposes, and then the end goal is to achieve financial goals. Finally, you do all this exercise, maximize resources, use tools for decision making to achieve financial goals. तीनों का कोई बोलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दीज 3 एंड से दीज 3 टुगेदर मेक फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटकम क्या होता है? जब आप प्लानिंग करते हो इंडिविजुअल के हिसाब से, तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो ऑब्वियसली कितना पैसा जुटाना है, क्या कब क्या क्या स्पेंड करोगे। ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आपको योर गोल इज टू डू 3 थिंग्स, और आउटकम इज 3 आउटकम्स। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक ईपीएस को डबल करना है, रेवेन्यू को डबल करना है, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन को डबल करना है। ऐसा कुछ, डबल ही नहीं, ट्रिपल भी कर सकते हो, बट कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हो, राइट? देन दे नीड टू बी कंसिस्टेंट विद कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपका कॉर्पोरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो है, विच इज आई विल डबल इन वॉल्यूम, ओके, और आई विल रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, उस टाइप का अगर आपका कोई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपका फाइनेंशियल जो भी प्लान बनाते हो और फाइनेंशियल प्लान में जो भी ऑब्जेक्टिव रखते हो, वो ऑब्जेक्टिव और इसका देयर हैज टू बी ए सिंक। दोनों का सिंक नहीं है तो इट विल नॉट वर्कआउट। व्हाट आई मीन इज, सोचो आपका प्लान है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, दैट इज योर कॉर्पोरेट मिशन कि यू शुड बी अवेलेबल विथ एवरी कंज्यूमर इन इंडिया, यू शुड बी एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम एवरी कंज्यूमर। जो भी हो आप, कोको कोला हो समझो ना, कोको कोला, पेप्सी का, उनका शायद ऐसा ही रहता होगा, फॉर आई शुड बी एट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल इंडियन कंज्यूमर ऑफ कोको कोला। बट आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, वी शुड रन द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमूव ऑल अननेसेसरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। मतलब सोचो आप कहीं दूर गांव में हो, शायद वहां कोको कोला पहुंचे ना पहुंचे वो नहीं पता, पर आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आई शुड बी विद क्लोज टू 1 किलोमीटर और मैक्सिमम 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम एनी इंडियन इंडिविजुअल। But what is your objective there on the financial objective side? That financial objective is I should run the most efficient organization where I should cut down all unnecessary expansion. Both have to, there has to be a sync, no? दोनों both can't be एक इस तरफ एक उस तरफ, right? वैसा नहीं रहना चाहिए. Then financial decision making. It helps in analyzing financial problems that are being faced by corporates and accordingly takes deciding the course of action to be taken by it. मतलब जब आप financial planning करते हो तो उसमें financial decision making is an important part. That is, you analyze all the problems that you have, or you analyze all the financial problems that you have. That is, debt ज़्यादा है, debt कम है, margin ज़्यादा है, margin कम है, ratios का कुछ है, working capital कुछ है. All of that you are, whatever a corporate is facing, वो सब you analyze and उनका एक solution ढूंढते हो. That is also part of financial planning.
Then financial measures, that is you use ratio analysis, cash flow statement analysis to evaluate the company performance. Company का जो भी performance है, you evaluate using all of this. And selection of the measure again depends on the corporate objectives. That is again same logic. If the company objective is to rapidly grow, you can't rapidly grow. जल्दी जल्दी ग्रो करना है तो ऑब्वियसली देयर विल बी इनएफिशिएंसीज. यू हैव टू मेजर योर फाइनेंशियल जो भी मेजर्स हैं, दे शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा ना हो कि यू आर चेकिंग फॉर एफिशिएंसी व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू ग्रो. व्हेन यू आर ग्रोइंग ऑब्वियसली देयर विल बी सम वेस्ट का स्पेंड होगा, मार्केटिंग का ज्यादा स्पेंड होगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैंट से नो आई वांट एफिशिएंसी, आई वांट 100% बेस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल. नहीं होगा, देयर विल ऑलवेज बी लीकेज. ठीक है, ये हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में. नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आ चुका है. इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. व्हाट इज द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? ये एक्चुअली लंबा सा क्वेश्चन है, ओके, लेकिन डिपेंड्स ऑन, अगर एग्जाम में वो 4 मार्क के लिए पूछते हैं या इसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को लेके पूछते हैं तो वो आपको वो स्पेसिफिक पार्ट का ही जवाब देना है. ऐसा नहीं कि पूरा महाभारत लिखना चालू करें. ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में your strategic management or corporate strategy is more linked with the asset side of the balance sheet, which is basically how do you deploy money, मतलब पैसे से क्या कर रहे हो. Whereas financial policy deals with sourcing of the money, पैसे कहाँ से लेके आ रहे हो. जो खर्च करना है खर्च करो, that is part of your corporate strategy, बट पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट में डाल रहे हो, वो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी. सो फाइनेंशियल पॉलिसी डील्स विद सोर्सिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डील्स विद डिप्लॉयमेंट. फंड मोबिलाइजेशन इज वेरी एसेंशियल टू सपोर्ट एक्सपेंशन एक्टिविटी ऑफ फर्म एंड वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड एट कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ एंड नॉट लेटर. मतलब ये दोनों ना साथ में चलना है. ऐसा ना हो कि पहले आप पैसे से क्या करना है, पैसे से करना क्या है, पहले आप वो डिसाइड कर लिए लेकिन बाद में पता चला कि पैसा ही नहीं है. तो यू हैव टू प्लान फॉर रिसोर्सेस along with it. जब आप स्पेंडिंग का प्लान बना रहे हो तभी के तभी आपको फाइनेंस कहां से रेज करना है, पैसा कहां से उठाना है, दैट आल्सो यू हैव टू प्लान. तो जब मैं कॉर्पोरेट प्लानिंग के एक्सरसाइज में पार्ट लेता था तो वी यूज्ड टू डू दिस ओनली. मतलब एसबीयूज जो भी थे, दे यूज्ड टू गिव देयर प्लान्स कि हमें ये ग्रो करना है, वो ग्रो करना है. देन हमें ट्रेजरी टीम को बताया जाता था कि दिस इज द कंपनी का एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, नाउ डिसाइड लेट अस वर्क ऑन हाउ डू यू रेज मनी, व्हाट इज द मनी अवेलेबिलिटी, उस अवेलेबिलिटी में कितना डिविडेंड में जाएगा, कितना री इन्वेस्टमेंट जाएगा, वर्किंग कैपिटल कुछ उठाना है, लॉन्ग टर्म फंड्स कुछ उठाना है, क्या करना है. And it used to constantly work, and then we would come back and say कि नहीं सर ये possible नहीं है, this will take our debt equity ratio very very dangerous level, rating में fall down. Then they'll say no, then we will adjust it accordingly. तो it is back and forth, दोनों आगे पीछे चलता था. ठीक है, बट अगर आप प्योर फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, जब वी आर लुकिंग बोथ ऑफ दोज टू एस्पेक्ट्स, हर चीज पैसे से चालू होता है, पैसे से खत्म होता है. दैट इज इट, यू फर्स्ट रेज मनी, और इफ यू हैव मनी ऑलरेडी यू इन्वेस्ट दैट मनी. जो भी इन्वेस्ट करते हो मनी, उससे योर एक्सपेक्टेशन इज दुगना बने, 3 गुना बने, 4 गुना बने, जो भी है, राइट. पैसा वापस आए. जब पैसे वापस आता है वो मनी को आप सेफ गार्ड करते हो, मतलब उसको ऐसे ही खर्च नहीं करते हो, राइट. दैट इज नॉट योर मनी, इट इज शेयर होल्डर्स मनी. यू सेफ गार्ड द मनी एंड फिर देन डिसाइड करते हो कि इस पैसे से क्या किया जाए. दोबारा शेयर होल्डर्स को वापस डिविडेंड के रूप में दे दें या फिर री इन्वेस्ट करें एक नए प्रोजेक्ट में. अगर री इन्वेस्ट करना है तो कर लो, अगर री इन्वेस्ट नहीं किया और वापस शेयर होल्डर्स को दे दिए पैसे, देन इफ यू वांट ए न्यू प्रोजेक्ट क्या करोगे, दोबारा पैसे उठाओ मार्केट से. सो इट इज अ कंटिन्यूस सर्कल, राइट. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का इंटरफेस में जब इफ दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रेस्पॉन्ड अबाउट दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट. Right. So investment decisions, financing decisions, dividend decisions are key elements of interface between financial policy and strategic management. This also you have to write. अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक इन्वेस्टमेंट के बारे में 2-4 पंक्तियां, फाइनेंसिंग के बारे में 2-4 लाइन, या फिर डिविडेंड के बारे में 2-4 लाइन लिखो. ठीक है. अगर नहीं, डिविडेंड डिविजन्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको उसके बारे में थोड़ा यू हैव टू एक्सपैंड. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, राइट. तो पहले देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजंस आर फोकस्ड ऑन सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. पहले भी बताया था ना कि मैं फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कहां से आ रहा है पैसा. ठीक है, यू हैव टू एवेल्युएट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स. अगर डेट से पैसे उठा रहे हो तो देयर इज अ रिस्क दैट दे विल पुट इन कवनेंट्स. द कवनेंट्स में बी वेरी टाइट. दे मे से आई ऑलवेज वांट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ मिनिमम 1:1, right. पता नहीं, there is always a risk. Then you have to evaluate based on cash flow condition.
अगर आपका प्रोजेक्ट कैश फ्लो से जनरेट नहीं कर रहा है तो आप डेट रीपे कहां से करोगे, right? So you have to evaluate that. Then you also have control considerations. That is, whenever you are investing in a project, when you're raising money and also investing in a project, you have to be careful of systems, processes, controls. Sub is everything there. जो पाथ रहता है ना, सक्सेसफुल पाथ की तरफ लेके जाने वाला हर चीज आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स में होना चाहिए, ठीक है? देन when you look at capital structure, क्या होता है? What are the elements that determine the capital structure? रीजन आपका, अगर जोग्राफिकल पोजीशन, दैट इज डेवलप्ड और डेवलप्ड इकोनॉमीज में यूजुअली मोर डेट, देयर इज मोर डेट, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ डेट इज लो, राइट? वेयर एज अंडर डेवलप्ड इंडिया जैसा अगर कोई देश होगा तो 7%, 8%, 10% इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैव हाई डेट इक्विटी। सोचो आप पावर प्लांट डाल रहे हो, आप कोई रोड प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली डेट इज अ बिग कॉम्पोनेंट, राइट? Whereas if you look at IT कंपनी, उसमें कहाँ से डेट यूज होगा? कुछ डेट वेट नहीं रहेगा। देन सेक्टर, पब्लिक एंड वर्सेस प्राइवेट। इन पब्लिक प्रॉब्ली 1:1 रेशियो, दैट इज व्हाट ICA रिकमेंड्स, बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस, बट एनीवे जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं बस, ठीक है? और प्राइवेट में आइडियल इज 2:1। फिर मेच्योरिटी, व्हाट स्टेज इन बिजनेस लाइफ साइकिल इज दैट पर्टिकुलर कंपनी इन और दैट ऑर्गेनाइजेशन इन। इफ इट इज इन वेरी मेच्योर स्टेज, इट हैज स्टेबल कैश फ्लो, सो इट इज पॉसिबल टू टेक मोर डेट, है ना? अगर वो अर्ली स्टेज में है, बिजनेस मॉडल ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो देन हाउ विल यू टेक मोर डेट? यू हैव टू फंड इट बाय इक्विटी, ठीक है? ये हुआ आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म्स फंड्स इनटू डिफरेंट एसेट्स टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न एंड फुलफिल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। मतलब व्हेन यू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, योर फोकस इज ऑन earning maximum returns, that is the goal. And वो भी देखा था ना हमने कि it has to be a portfolio approach and all that, right? So investment decisions तीन तरीके के होते हैं। That is when you make investments, you make three kinds of investments. Especially I'm talking about long term projects. एक होता है न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट, मतलब it is called green field. नया ग्रीन है लैंड, उसको खोदो, बड़ा बनाओ, एक नया प्लांट बनाओ, that is called green field. Then you have expansion, this is called brown field. इसमें क्या होता है? लैंड इज नॉट ग्रीन, इट इज ब्राउन। क्यों? ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, तो हम वहां पे ऑलरेडी मिट्टी है, वहां पे घास नहीं है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। सो इट्स एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, सो यू आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन। आपका एक्जिस्टिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप फॉर रिडक्शन इन कॉस्ट बाय रिप्लेसिंग सम मशीनरी, सम बॉयलर, सम सम असेंबली लाइन, समथिंग। उसके इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल फॉल अंडर एनी ऑफ दीज, मोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 99.999% everything will fall under these three categories only as far as long term capital projects are concerned. So allocation of firms scarce resources is one of these, in one of these based on capital budgeting exercise। मतलब जो भी लिमिटेड कैपिटल है, इन तीनों में से एक को चुनते हो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज द whichever is the best project. Project evaluation and project selection are the two most important aspects in fund allocation. Correct? सही है ना? तो project evaluation evaluate करते हो, फिर उसमें से choose करते हो कौन सा सही है। फिर आते हैं तीसरा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? देयर आर फर्म डिसाइड्स हाउ मच दे विल पे आउट टू शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तीन टाइप के डिविडेंड पॉलिसी हैं, एक है वेरिएबल, एक है फिक्स्ड, तीसरा है मिक्स्ड डिविडेंड। वेरिएबल पॉलिसी क्या होता है? एवरी ईयर आई विल पे 70% ऑफ माई अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, so that is called variable. So every year dividend changes. अगर if EASH is low, your dividend per share is also low. Then fixed amount every year. This is मैं 8 रुपए every year I will pay 8 rupees or 9 rupees, some number, okay, EPS I will pay only this much. Then fixed plus variable, that is थोड़े till certain amount, मतलब कुछ हद के लिए मैं वेरिएबल पे करूंगा और कुछ हद के लिए मैं फिक्स पे करूंगा। उसके ऊपर अगर मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आए तो मैं कुछ वेरिएबल भी दे सकता हूं, राइट? अगर मुझे बेस प्रॉफिट है तो मैं फिक्स दूंगा, सुपर प्रॉफिट है तो वेरिएबल दूंगा। बेस प्लस वो भी जो फिक्स प्लस जो भी वेरिएबल एज पार्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, राइट? इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस वर्सेस पे आउट टू शेयर होल्डर्स। कंपनीज एक्सप्लोर कैश एंड स्टॉक डिविडेंड्स आल्सो। मतलब आप डिसाइड करते हो ना कि क्या करना है पैसे से, मतलब डिविडेंड देना है या री इन्वेस्ट करना है। और अगर डिविडेंड दे रहे हो तो डू यू वांट टू गिव अ कैश डिविडेंड, डू यू वांट टू गिव बोनस इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? Then these all functional policies are linked with financial policy and they should be designed along with corporate strategy and not in isolation. पहले बता रहा था ना मैं कि they should work together. All these financial policies and corporate strategy should be work together. Financial policy and corporate strategy are interdependent, affect each other and affected by each other. Absolutely right. दोनों का very very close relation. ठीक है? Next आते हैं balancing financing goals versus sustainable growth. So what is sustainable growth? SGR. SGR is G is equal to B into R. B is retention ratio into R is your ROE. Okay.
how do you balance your financial goals, that is whatever you want to achieve, with sustainable growth, that is how you are running an operation that is sustaining on itself, that is able to sustain itself. So इसमें actually एक चीज़ किया है इंस्टीट्यूट ने, they've given two very similar sounding questions, slightly different answers. So यहाँ देखो, what makes an organization financially sustainable, और दूसरी बार यहाँ नीचे दिया है what makes an organization sustainable. एक है फाइनेंशियल सस्टेनेबल, एक है नॉर्मल सस्टेनेबल. यार बट बोथ आर वेरी क्लोज. ठीक है, जो भी दैट इज ICA, कुछ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू लर्न दिस. What makes an organization financially sustainable? Multiple sources of income. You have multiple products, multiple channels of income. Channels मतलब B2B, B2C. Consistent strategic and financial planning. So you have a constant planning team which works on every year, looks at the financial plan and a strategic plan, and then makes financial plan accordingly. Stable financial systems. The company's financing systems are fairly stable. उसका अच्छा public, ठीक ठाक का public image. Clarity of organization values. This is very important because what does the board want you to do? वो आपको very clear रहना चाहिए. If that is clear, everything else will follow. Okay. And financial autonomy, that is they have autonomy. उनके पास autonomy means independence, right? They have autonomy to do things what they want and they are not artificially constrained by something. Then an organization is financially sustainable. Okay, इसका क्या link है ना कि suddenly let's say you want to pay dividend, some dividend, lower dividend, you should have that autonomy based on market conditions. I think we should pay lesser dividend. Right, so that kind of decision you should be able to take. ये हुआ what makes an organization financially sustainable. अभी दूसरे इसमें आते हैं, what makes an organization sustainable. A clear strategic direction, मतलब the direction has to be clear. Scan environment and identify opportunities. You're constantly looking for new opportunities to make investment. Attract, manage and retain staff. Talent is a very important thing. You should be able to manage talent. Admin and financial infrastructure. Basically, you have the infrastructure to scale, grow, control processes, systems. Effectiveness in utilizing resources. आपके जो भी resources हैं, you're able to effectively utilize them, and you have community support. That is, you have support from all the stakeholders. Okay, both are very similar. बहुत ही नज़दीक है. But then this is what the institute has given, so that which is why it is very important that you also know this. फिर आते हैं. What is sustainable growth rate? I said ROE into retention ratio. Okay, SGR is the maximum sales growth achievable by a company given its profitability, asset utilization, dividend payout, and no additional borrowings. मतलब, if there is a company or there is an organization which उसका एक profit structure है, उसका एक asset utilization है, there is a dividend payout ratio which is variable, and they are not going to borrow anything extra, then what is the growth rate at which they can go? The growth rate at which they can grow is B into R. Whatever is the retention ratio into your ROE. Right? What are the assumptions underlying SGR? Target capital structure maintained. Why is this important? Because if you have to make any investment, are you going to borrow? Are you going to raise cash? If you are going to borrow, suddenly are you going to change the structure? If you are going to change the structure, then equity में dividend ज़्यादा जाएगा शायद, पता नहीं, interest ज़्यादा जाएगा. So the structure has to be maintained. Define dividend payout policy, that is dividend payment ratio fixed and maintained. यहाँ पे when they say fixed dividend ratio, they are referring to actually a variable number. 60% of profits are dividend. Okay, that is what they mean. ठीक है, and no fresh equity. So if capital structure is maintained, structure maintaining means क्या है? 50-50. You can raise more debt and equity and then say capital structure is maintained. But they also have another assumption, no fresh equity. So you don't raise fresh equity. Okay, ये है. फिर sales can grow faster if a firm issues additional debt or equity, else SGR is the maximum. So if the company has to grow without any additional borrowing, without any additional debt or equity, then SGR is the number. When we say additional debt or equity, please don't think that we'll not raise even 1 rupee debt. There are working capital debt ज़्यादा कम हो सकता है based on inflation. Then you sometimes during peak season you may pay off all the debts. During off season you may have debt. So there are variations. So what is logical here? What you are supposed to look here is, यहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि whether the debt equity ratio कुछ stable है, किस हद तक stable है, वो लोग covenant जो भी दिए गए हैं debt document में, are they following? Lenders ने कुछ तो बोला होगा कि your debt equity ratio इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर वो वहाँ तक वो सीमित है, अगर उस हद तक उस हद को वो पार नहीं कर रहे हैं डेट का, then it is okay. Then that is what they mean by capital structure being stable. ये नहीं है कि 50-50 है debt equity, every day 365 days a year it has to be 50-50. नहीं, वो नहीं है. That is not the meaning. ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी देखेंगे अपन. Then let us see. What is the linkage between growth capability and growth strategy? मतलब what are you capable of versus what is the plan to achieve something?
right? Growth capability depends on resources and assets available and employed in management execution capacity. मतलब what is your capability? It is मतलब resources क्या हैं और आप क्या आपके management का capability क्या है. Strategy क्या होता है? Depends on strategic direction, organization values, goals and policies. मतलब growth strategy आपका जो भी long term strategy है that depends on organization values, goals and policies. It is these two, capability and strategy, both are interdependent. Long term growth is impossible with just one and not the other. Just इन दोनों में से एक चीज लोगे तो it is not possible. Then आते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ पॉलिसी. देर आर 3 काइंड्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ पॉलिसी. एक क्या है? वेरी वीक, वीक और स्ट्रांग. वेरी वीक में क्या है? देर इज नो रिडक्शन इन एसेट स्ट्रक्चर. मतलब एसेट्स जो है सो है, बस दैट्स ऑल. ओके, यू आर समहाउ ensuring that assets are not getting reduced. Second is sustain critical functions. Not only are you ensuring assets are sustained, उसके अलावा आप critical functions को भी अच्छी तरह संभाल सकते हो. Then strong क्या होता है? You बहुत डायनेमिक हो आप. मतलब अगर suddenly the volume increases, you are able to increase assets, you are able to scale faster. If volume comes down, you are able to reduce things, and you are able to manage the situation which is dynamic. Whereas very weak और weak में कुछ नहीं कर पा रहे हो. Suddenly market, आप कुछ manufacturing company में हो और suddenly market is asking a lot of money and market is asking a lot of more production or more product, then you are not in a position because you're not dynamic enough. You don't have enough resources. You are just जो है उससे manage कर रहे हो, बस critical function manage कर रहे हो बस. That is a weak sustainable growth policy. So अगर आपका actual growth rate जो है ना, actual growth rate is less than sustainable growth rate, then best है पैसा वापस दे दो बस. आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो या कुछ और बायबैक करो या कुछ करो. और बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ग्रो, खुद के कंपनी में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जाके नया कंपनी एक्वायर करो जो फास्ट ग्रोइंग है. योर सेल्स हैव टू ग्रो फास्टर देन और एटलीस्ट इक्वल टू SGR. इफ नॉट देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. पैसे वापस दो या फिर नया कंपनी एक्वायर करो. हाई इन्फ्लेशन means high external financing, which means high debt equity ratio. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो you need to buy more inventory. When you buy more inventory, you need more money. For more money, you make more borrowings. If you're making more borrowings, your debt equity ratio will change. Right? Simple side. Very, very simple. If creditors required firms historical cost constant debt equity ratio, inflation lowers the SGR. अगर if your creditors say, basically your lenders, they say कि I know inflation is there, but I don't want you to cross a debt equity ratio. तब क्या करोगे? What will you do? You will stop doing business. Why? Because मेरे पास उतना ही वर्किंग कैपिटल है भाई. जो 100 रुपए में जो मैं 10 यूनिट खरीद रहा था, अभी प्राइस बढ़ गया है, मैं 100 रुपए में सिर्फ 2 यूनिट खरीद पा रहा हूं मैं. तो क्या करोगे आप? You will stop reducing. You will start reducing the sales. So your SGR comes down. Then if inflation is greater than SGR in a mature industry में अगर inflation is higher than SGR, funds will be blocked in working capital. This implies lower reinvestment and lower SGR. So if more money is blocked in working capital and you are not able to quickly raise more money, then your more money, whatever money you have, whatever is there, equity, debt, surplus, जो भी है, सब कुछ working capital में अटक गया है. If it is stuck in working capital, you are not able to scale. If you are not able to scale, scale मतलब grow ना. So if you are not able to grow, obviously your SGR is coming down. Right? ठीक है ना? So now इसमें से ना there was one point what they actually added, that is this external funding requirement, EFR. इसके ऊपर एक problem है, वो भी देखेंगे हम. To maintain a growth rate with constraints over debt equity ratio and or current ratio, an organization may raise external financing, debt or equity. तो इसमें क्या है? They are saying what is the EFR. So ये external funding requirement जो है ना, इसका इन लोगों ने फॉर्मूला दिया है. Even if you don't use the formula, it is fine because it is very simple. इनके स्टडी मटेरियल में it is very clearly given, how you compute it. इसमें क्या है? Total assets by sales, that is into delta sales. Delta sales means incremental value. It is not percentage. जो भी increase in sales है, to that extent your assets also have to grow. That is the logic. अगर सेल बढ़ा है तो ऐसे टोटल एसेट मतलब योर फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट दोनों को बढ़ना चाहिए, माइनस पेएबल्स एंड लायबिलिटीज. जितना सेल्स बढ़ा है उतना आपका करंट लायबिलिटीज को भी इंक्रीज होना चाहिए. तो जो भी आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड का इंक्रीज है उसमें से थोड़ा जो भी डिडक्शन रहेगा वो रहेगा करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज. ओके, फिर इन व्हाट प्रोपोर्शन? सेम सेल्स प्रोपोर्शन, दैट इज डिनोमिनेटर सेल है, न्यूमरेटर चेंज इन सेल है. जितना वॉट एवर इज द प्रोपोर्शन ऑफ
करंट लाइबिलिटीज ओवर सेल्स, दैट प्रोपोर्शन उतना जो भी है आपका इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए करंट लाइबिलिटीज उतना ज्यादा बढ़ेगा. दिस प्रोपोर्शन पेएबल एंड देखिए ना, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. करंट लाइबिलिटीज बाय सेल्स कुछ तो रेशियो आएगा ना, 50% या जो भी है 50% आया. इस 50% को अभी नया सेल कितना है आपका, जो भी इंक्रीमेंटल सेल, पहला सेल था 100, अभी नया सेल 250, सो इंक्रीमेंटल सेल कितना है 150. सो इन दोनों का रेशियो 50% है. सो इस 150 के ऊपर 50% जो लगेगा तो वो 75. सो योर करंट लाइबिलिटीज विल ऑल्सो इंक्रीज बाय दैट 75. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. लेकिन जब करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं और करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का नेट डिफरेंशियल इज व्हाट इज द इंक्रीज इन, दैट इज द मनी, नेट मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज इन एसेट्स. देन क्या कर रहे हो, माइनस योर एम इंटू S1. एम क्या होता है, पैट मार्जिन है. पैट मार्जिन इंटू S1. S1 इज न्यू सेल वैल्यू, S इज ओल्ड सेल, डेल्टा S इंक्रीमेंटल सेल एंड S1 इज न्यू सेल. S प्लस डेल्टा इज इक्वल टू S1 इंटू 1 माइनस D. 1 माइनस D क्या है, जितना भी डिविडेंड दे रहे हो that you subtract, and whatever is retained, this is the retained earnings portion. So this amount is retained. उतना अमाउंट आपको फाइनेंसिंग रेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज इंटरनल एक्रूवल. वेराज टोटल एसेट्स का जो इंक्रीज है एंड टोटल लाइबिलिटीज का एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज का जो इंक्रीज है, दोनों को नेट ऑफ करोगे उतना आपका एक्चुअल मनी का रिक्वायरमेंट था. उसमें से आप एक्चुअली जो भी नंबर आया है रिटेन अर्निंग्स वो उसको घटाओगे, तो नेट नंबर जो आएगा दैट इज द इंक्रीज दैट यू हैव टू हैव इन योर टोटल नेट एसेट्स. दैट इज द मनी यू रिक्वायर. सो इनका जो भी नेट नंबर आएगा दैट इज द नंबर that you will have to have or you will have to raise money for meeting your asset increase requirement. ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, अच्छा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले भी कहा था कि वी हैव सॉल्व दिस अर्लियर इन बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर. नाउ इट इज मूव्ड इनटू दिस चैप्टर. वो जाके देखते हैं, उससे ये इस चैप्टर को समाप्त करते हैं. अगर एक बार वो प्रॉब्लम देख लें तो खत्म. ठीक है, चलिए वो प्रॉब्लम देखते हैं. देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था Jan 21 में. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, कॉन्सेप्ट पहले से था. The balance sheet of Mrs. Sundry Limited is as on 31st March 2020 is as follows. Share capital 300, सब लाख में है, 300 lakhs, reserves 200, long term loan 400, short term loan 300, payables and provision 200, total 1400. फिर आए fixed asset 600, inventory 500, receivable 240, cash 60, total 1400. ठीक है, we'll come back to this and look at it in greater depth. Sale for year was 600 lakhs. ठीक है, वो भी आसान, very clear. The sales are expected to grow by 20% during the year. That is, पिछले साल का 600 था, इस बार 20% ऐड करोगे तो 720. The profit margin and dividend payout ratio are expected to be 4% and 50% respectively. सेल पे प्रॉफिट मार्जिन 4% है और जो भी 4% प्रॉफिट आएगा उसमें आधा डिविडेंड पे आउट होगा और आधा अपने पास रहेगा. The company further desires that during the current year, sales to short-term loans and payables and provisions should be in the ratio of 4:3. So एक रेशियो दिया है, इन लोगों ने डायरेक्ट दे दिया है. Sales numerator divided by short-term loans plus payables plus provision is equal to 4/3. फिर ratio of fixed asset to long-term loans. Fixed asset divided by long-term loans should be 1.5. Debt equity should not exceed 1.5. So debt by equity less than 1.5. ठीक है, you are required to determine amount of external fund requirement, amount to be raised from short term, long term and equity funds. So पहले ना we'll use the normal formula जो भी हमें material में दिया गया है. We will use that formula to figure out what is EFR. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. EFR is equal to total assets by sale into delta sale minus current liabilities by sales into delta sales minus PAT margin. I think यहाँ पे payables and provisions डाला है, मैंने डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज डाल दिया. ओके, PAT margin into S1 into 1 minus D. ठीक है, तो अपना क्या है, टोटल एसेट का ये क्या है 1400 ना, टोटल एसेट्स इज दिस 1400 एंड सेल इंक्रीजेस 600 से 720. यहाँ पे कंप्यूट किया है मैंने ऑलरेडी. कहाँ पे 600 ग्रोन बाई 20 बिकम 720 और ये मार्जिन था 4% और डिविडेंड था 50% और जो भी 4% में है 50%. सो टोटल एसेट्स 1400 बाई सेल, ये सेल क्या है, पुराना सेल 600 है इनटू डेल्टा सेल इंक्रीमेंटल सेल क्या है 120. 720 माइनस 600 120 माइनस करंट लाइबिलिटीज बाई सेल्स, ये 600 इंटू डेल्टा सेल्स 120. मैं करंट लाइबिलिटीज फिल करता हूँ, पहले जो भी याद है वो लिख देता हूँ मैं. पैट मार्जिन 4% इंटू S1 मीन्स न्यू सेल वैल्यू क्या है 720 इंटू 1 माइनस D 1 माइनस 50%.
ठीक है, अभी जाके लिखते हैं करंट लायबिलिटीज क्या है। इन लोगों ने करंट लायबिलिटीज में डू यू टेक शॉर्ट टर्म लोन्स एज करंट लायबिलिटीज, प्लीज रिमेंबर ये आपका एफआर का पेपर नहीं है, एएफएम का पेपर है। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन आर पार्ट ऑफ लोन्स, उनको करंट लायबिलिटीज में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स आर लेस देन 1 year आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ये सब दिमाग मत लगाओ प्लीज, ठीक है। दीज आर नॉट योर करंट लायबिलिटीज, दे आर पेएबल्स एंड प्रोविजन। उनका फॉर्मूला में भी बहुत ही क्लियरली लिखा था कि पेएबल्स एंड प्रोविजन, आई जस्ट रोट इट एज करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये कितना है, 200 है, ठीक है। डाउट आ रहा है, देखते हैं। पेएबल्स एंड लायबिलिटीज वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। कितना था, 200 था ना, 200। तो यहाँ पे ना हम 120/600 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1400 माइनस 200, ठीक है, माइनस 4% ऑफ 720 कितना होता है, 720 इंटू 0.04 इंटू 0.5, 14.4। सो ये हुआ 1200, ये बनेगा 2 बार, ये होगा 240 माइनस 14.4 विच इज 225.6। दिस इज एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, ओके, दिस इज एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। इसमें लॉजिक क्या है, योर एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो will remain same, so your assets have to grow. Your payables to sales ratio will remain same, so your payables have to grow when sales is increasing. When इसमें PAT margin will remain the same and what are retained earnings, जितना नए सेल पे PAT बनेगा उसमें से जितना डिविडेंड आप पे कर दोगे, बाकी जो बचा वो आपके पास रहेगा। So you are subtracting that, ठीक है। तो this is first। अभी कैन वी कम बाई अदर रूट, एंड उन लोगों ने पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक पूछा था व्हाट इज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग, अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन। तो ये एक्सटर्नल फंड आ गया, ठीक है, बट कितना शॉर्ट टर्म से उठाओगे, कितना लॉन्ग टर्म से उठाओगे, कितना इक्विटी से उठाओगे, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स क्या है, राइट। वो सोर्स के लिए आपको ये 3 रेशियो यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज फिक्स्ड एसेट बाय लॉन्ग टर्म लोन, sales by short term loan plus provisions plus payable is 4/3 and debt equity ratio is less than 1.5। अब ये debt equity में ना whether it is long term debt short term debt इन्होंने clarify नहीं किया है। मेरे हिसाब से it is total debt, but लेकिन when you look at the question in institute material they have solved it as if it is only long term debt। मेरे हिसाब से वो गलत है। You should actually do both। you should actually do both combined। I suggest do both long term also separately और long term short term दोनों separately, ठीक है। First ये देखते हैं, fixed assets by long term loan should be 1.5। ओके, फिक्स्ड एसेट बाय लॉन्ग टर्म लोन क्या हुआ, कहाँ पे है हम है कहाँ, फिक्स्ड एसेट बाय लॉन्ग टर्म लोन इज 1.5, ठीक है। तो पहले आपका क्या था, फिक्स्ड एसेट बाय सेल, फिक्स्ड एसेट आपका था पहले 600 और आपका सेल क्या था 600। सो व्हेन योर sales are growing, your fixed assets also should grow। if sale is growing from 600 to 720, your fixed asset also should grow from 600 to 720। then you look at this ratio, fixed asset by long term loan is equal to 1.5। so नया fixed asset क्या है, 720 by long term loan is equal to 1.5। so long term loan कितना होगा, 720 by 1.5 which is 480। so long term loan should be 480, मतलब ये जो 400 है this has increased to 480, ठीक है। so this is how you do it। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ। सेल 720, उसका 20% ग्रोथ है, तो टोटल उसमें से प्रॉफिट है 4% विच इज 28.8 माइनस उसका माइनस 50% डिविडेंड, मतलब 144 इज द रिटेन प्रॉफिट। ओके, यहाँ तक ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी कंप्यूट किया था, 14.4 इज द रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। फिर आते हैं सेल्स बाय शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन। सेल्स कितना है, नया सेल है 720, शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन क्या है, पुराना अमाउंट 500 था, पुराना अमाउंट शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन, एक्चुअली डिलीट कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो पुराना अमाउंट है ये 500 था। सो 720 बाय न्यू नंबर शुड बी 4/3, दैट इज ये 4:3 जो है ना, पुराना नंबर 500 था, अभी नया नंबर कितना होना चाहिए, सो दैट द रेशियो इज 4:3 दैट इज 600 बाय 500 पुराना था, न्यू रेशियो शुड बी 4/3 विच इज 720 बाय x। ये x क्या होगा, x is 720 into 3/4 which you will get as 540। so your short term loan plus provision has grown from 500 to 540। इसमें ये नहीं पता कि शॉर्ट टर्म लोन में कितना ग्रोथ है, प्रोविजन में कितना ग्रोथ है, वो बाद में आएंगे, ओके, बट पहले यहां तक आ गया। देन फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन इज 1.5। मैंने वो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फिक्स्ड एसेट का व्हेन फिक्स्ड एसेट ग्रोस फ्रॉम 600 टू सेल्स ग्रोस फ्रॉम 600 टू 720, फिक्स्ड एसेट आल्सो भी वैसे ही उसी रेशियो पे ग्रो करता है। तो उस हिसाब से आप फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अराइव करोगे 720 एंड उसको यूज करके आप लॉन्ग टर्म लोन पे अराइव करोगे 480।
फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन 480, फिर नेटवर्किंग कैपिटल, मतलब मैंने पूरा बैलेंस शीट बना दिया है। आपका इन्वेंट्री जो पहले 500 था अभी वो 600 होगा, क्यों? बिकॉज सेल्स ग्रोथ बाय 20%, ऑल योर एसेट्स ग्रो बाय 20%, राइट। रिसीवेबल 240 अभी 288, 20% ग्रोथ। फिर कैश 60 to 72, 20% ग्रोथ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 800 to 960, 20% ग्रोथ। सो प्रोविजन 200 से 240, that also 20% growth. If provision is growing from 200 to 240, आपका short term loan plus provision क्या था? Short term plus provision has grown from 500 to 540, मतलब increase था 40, उसमें से सिर्फ provision has grown from 200 to 240, मतलब अकेला provision ही पूरा ले लिया है 40 लाख का, तो मतलब उसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लोन ग्रो ही नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन जो 200 का था, 200 नहीं 300 का था ना, शॉर्ट टर्म लोन 300 का था, वो 300 का 300 ही रह गया, क्योंकि पूरा 500 540 हो गया, लेकिन ये 200 ही 240 हो गया, तो 300 ही रह गया। ठीक है, उस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो कि शॉर्ट टर्म लोन में ग्रोथ कितना है, प्रोविजन में ग्रोथ कितना है। तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट कितना हुआ? इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया, 600 to 720 हो गया 120। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या हुआ यहाँ पे? 600 to 720, वो भी 120। ठीक है, रिटेन प्रॉफिट क्या है? 14.4। नेट इंक्रीज एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट 225, सेम चीज जो हमने फॉर्मूला में किया था। ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। इसके बाद आप अगले पॉइंट पे आओगे कि लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज क्या है मेरा? 80, क्यों? 400 से 480 चला गया था ना, लिखा था ना मैंने यहाँ पे 480 लॉन्ग टर्म लोन, राइट। और शॉर्ट टर्म लोन में तो कुछ इंक्रीज था ही नहीं, शॉर्ट टर्म लोन तो 0, वो भी फाइंड आउट कर लिया 500 से 540, राइट। फिर बैलेंस जो है वो इक्विटी है। कितना इक्विटी है? ये एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट आपका जो भी 225 है ना, उसमें से आप ये 80 निकालोगे और आएगा 145.6, दैट इज योर इक्विटी रिक्वायरमेंट। उतना पैसा आप मार्केट से उठाओगे एज इक्विटी इशुएंस। सो टोटल शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन इज 540, उसमें से प्रोविजन 240 निकालोगे तो शॉर्ट टर्म लोन आएगा 300, सो देयर इज नो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन, राइट। सो शॉर्ट टर्म लोन 300, लॉन्ग टर्म लोन 480, टोटल डेट 780। तो एंड शेयर कैपिटल आपका पुराना था 300, पुराना रिजर्व था 200, रिटेन प्रॉफिट 14.4, क्योंकि हमने कंप्यूट किया था कि कितना है रिटेन प्रॉफिट, 50% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, राइट, विच इज 4% ऑफ द मार्जिन। और न्यू इक्विटी आपने रेज किया 145.6, जो यहाँ पे कंप्यूट किया था, पूरा मिलाओगे तो आएगा इक्विटी 660। अभी डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट 780/660 करोगे तो 1.18 आएगा। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लोगे 480/660, आपको कितना आएगा? आपको आएगा 0.727। माई सजेशन, गिव बोथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस एंड दिस चैप्टर। तो आपको अगर इस तरीके के और रिवीजन चाहिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। देयर आर मोर वीडियोस एंड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।